Welcome students, welcome you all in our 6th class of cellular respiration. Today we will study about a very interesting topic known as hexose monophosphate shunt. In short form it is also known as HMP shunt. The other name of HMP shunt is pentose phosphate pathway, or it is also known as phosphogluconate pathway. This HMP shunt is an alternative pathway to glycolysis and TCA cycle for the oxidation of glucose. However, HMP shunt is more anabolic in nature since it is concerned with the biosynthesis of NADPH and pentoses. So, in this class, we will look over the HMP pathway, the major steps of the HMP shunt, the location of HMP pathway or HMP shunt, and the most important part of today's class is to know the significance of HMP shunt. So, HMP shunt is actually a unique pathway. It is a multi-functional pathway. It means that कि इसका कोई एक उद्देश्य नहीं, इसके ये एक बहुउद्देशीय पाथवे हम कह सकते हैं, जिससे कोशिका को अनेक लाभ मिलता है। यह ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से इसकी शुरुआत होती है। जैसा कि आप जानते हैं, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट ग्लूकोज से बनता है और ये ग्लाइकोलाइसिस की पहली स्टेप होती है, जिसको कि ग्लूकोज 6 ग्लूकोकाइनेज एंजाइम या फिर हेक्सोकाइनेज एंजाइम कैटलाइज करता है। मोस्टली ज़्यादातर बॉडी सेल्स के अंदर और इवन इन केस ऑफ प्लांट्स दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय द हेक्सोकाइनेज एंजाइम, बट स्पेसिफिकली इन केस ऑफ लिवर सेल दिस स्टेप इज कैटलाइज्ड बाय ग्लूकोकाइनेज एंजाइम। ना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो बनता है उसके कई सारे फेट होते हैं, वो ग्लाइकोलाइसिस में भी जा सकता है, तो ये HMP शंट के माध्यम से भी आगे बढ़ सकता है। चूँकि इस पाथवे के अंदर ये ऑब्ज़र्व किया गया है कि यहाँ पर ना तो ATP का निर्माण होगा, डायरेक्टली बनेगा, ना ही ATP यूटिलाइज होगा। तो एक तरह से कहा जाए ये एक ऐसा पाथवे है जिसको हम एनर्जी की दृष्टि से देखें तो ना तो हम इसे कैटाबॉलिक कह सकते हैं, ना ही इसको हम एनाबॉलिक कहेंगे, क्योंकि कैटाबॉलिक पाथवे के अंदर आपने देखा होगा जो पूर्व में हमने पढ़े हैं उसमें हमेशा ATP सिंथेसिस होता है, और जो एनाबॉलिक पाथवे होता है उसमें हमेशा ATP कंज्यूम होगा। जैसे कि हमने ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा और ग्लूकोनियोजेनेसिस पढ़ा। इन ग्लाइकोलाइसिस you had observed that ATP are produced either by substrate level phosphorylation or by oxidative phosphorylation, and in case of gluconeogenesis ATPs are consumed. So this is a very unique pathway, and it is multifunctional because it produces several intermediates which are interconvertible substances, and these substances can proceed or they can move in different directions in the different metabolic reactions. So it is actually called as functional pathway. Just for example, in this case ribulose 5 phosphate, xylulose 5 phosphate intermediates बनते हैं, तो वो कई डायरेक्शंस में जा सकते हैं। xylulose 5 phosphate पुनः वापस जा कर के ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है, या xylulose 5 phosphate वापस राइबोलोस 5 phosphate बना सकता है, और राइबोलोस 5 phosphate आगे चलकर वापस राइबोस बना सकता है। तो देखेंगे हम धीरे धीरे आगे कि किस तरीके से ये एक मल्टी फंक्शनल पाथवे भी है। नाउ सब इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट हम सबसे पहले ये देखना चाहेंगे कि ये पाथवे कहाँ ऑपरेट होता है, दैट इज़ द लोकेशन ऑफ द पाथवे।
Obviously, these are actually the metabolic pathways. So these metabolic pathways are catalyzed by the enzymes. एक तरीका ये भी होता है बताने का किसी पाथवे की लोकेशन का कि उसके एंजाइम्स कहाँ होते हैं। जिस जगह उसके एंजाइम्स होंगे वहीं पर वो पाथवे ऑपरेट करेगा। सो इसकी जो लोकेशन है वो है साइटोप्लाज्म के अंदर या साइटोसोल के अंदर। जैसे कि ग्लाइकोलाइसिस क्या है, वो भी साइटोसोल के अंदर होता है। टीसीए साइकिल माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में ऑपरेट करता है क्योंकि उसके एंजाइम्स माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। तो यहाँ पर जो हेक्सोस मोनोफॉस्फेट शंट जो है उसके जो एंजाइम्स हैं वह साइटोप्लाज्म में पाए जाते हैं। और इन पर्टिकुलर टिश्यूज़ लाइक लिवर, एडिपोज टिश्यूज़, एड्रिनल ग्लैंड्स, erythrocytes, testes, lactating mammary gland cells are highly active in HMP shunt। तो इन टिश्यूज़ में ये देखा गया है कि HMP शंट बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होता है। कौन सा, लिवर हो, चाहे एडिपोज टिश्यू हो गया, एड्रिनल ग्लैंड्स हो गए। एड्रिनल ग्लैंड में पर्टिकुलरली कॉर्टेक्स, एड्रिनल कॉर्टेक्स वाला पार्ट जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स बनाता है, इराइथ्रोसाइट्स हो गए, टेस्टिस हो गए, लैक्टेटिंग मेमोरी ग्लैंड्स हो गए। तो ये ऐसी सेल्स हैं। नाउ द कॉमन थिंग ऑफ ऑल दीज सेल्स एंड ऑफ ऑल दिस टिश्यूज इज that these are those tissues which are highly active in production of biosynthesis of fatty acids as well as steroid hormones। तो आप देखेंगे इसलिए यहाँ पर ये ज़्यादा होता है। एंड व्हेन यू विल स्टडी द लिपोजेनेसिस, जब आप लिपोजेनेसिस पढ़ेंगे या मीन्स लिपिड सिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, एंडोजीनस लिपिड बायोसिंथेसिस अगर आप कभी देखेंगे, या फैटी एसिड बायोसिंथेसिस देखेंगे, या कभी आप किसी स्टीरॉयड हार्मोन का बायोसिंथेसिस देखेंगे, तो उसमें आप ये पाएंगे कि उन सिंथेटिक प्रोसेस के अंदर, उन एनाबॉलिक एक्टिविटीज़ के अंदर NADPH की रिक्वायरमेंट होती है एज रिड्यूसिंग पावर। और ये NADPH जो सेल में कहाँ से बनेगा, HMP शंट। HMP शंट ही एक ऐसा पाथवे है जो NADPH सिंथेसाइज करता है, इसलिए इन सेल्स के अंदर HMP शंट की मात्रा अधिक होती है। सो मोस्ट ऑफ दिस टिश्यूज आर इन्वॉल्व इन बायोसिंथेसिस ऑफ fatty acid and steroids which are depend on the supply of NADPH। so this NADPH is very important। so one of the benefit of this pathway is NADPH, and the other benefit of this pathway is the synthesis of ribose sugar। Now this slide is showing about the PPP, pentose phosphate pathway। you can see on the left hand side this is the pathway which is glycolysis, and on the right side of the on this slide, right hand side, you will found the pentose phosphate pathway। so this in blue ring, the pathway is actually pentose phosphate pathway. in the red color circle you will found the glycolysis, and how the glycolysis and the PPP pathway are linked together with it is also mentioned। so this is actually an overview of the PPP pathway। so in this case you will find that this pathway begins with glucose 6-phosphate। this is glucose 6-phosphate। this glucose 6-phosphate is then converted into here ribulose 5-phosphate, and this ribulose, from ribulose 5-phosphate to the synthesis of ribose 5-phosphate is actually the PPP pathway। and during this step the two important things, that is NADPH and ribose 5-phosphate। so these are actually the gain, or we can say the significance of the pentose phosphate pathway। जैसे हमने बताया कि जैसे ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से जब ये पाथवे ऑपरेट करेगा तो ऐसा नहीं है कि ग्लाइकोलाइसिस के इंटरमीडिएट्स ख़त्म हो जाएंगे। ये पुनः जैसे ज़ाइलोज 5-फॉस्फेट के अंदर एक इंटरमीडिएट बनता है तो वो वापस पुनः
नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवे से फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट बना सकता है और वो पुनः इस ग्लाइकोलाइसिस को कंटिन्यू कर सकता है। बट चूंकि मेन मोटिव क्या है, प्रोडक्शन ऑफ NADPH एंड सेकेंड प्रोडक्शन ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। नाउ जैसा कि ये जो स्लाइड बता रही है पेंटोस फॉस्फेट पाथवे को, एक्चुअली HMP शंट को 2 फेजेस के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं एंड द 2 फेजेस आर द ऑक्सीडेटिव फेज एंड द नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। दिस इज द ऑक्सीडेटिव फेज एंड दिस इज नॉन ऑक्सीडेटिव फेज। सो द मेन फेज ऑफ द ऑक्सीडेटिव फेज जो होती है वहाँ पर रिड्यूसिंग पावर्स NADPH2 जनरेट होती है, साथ साथ राइबोस 5 फॉस्फेट भी जनरेट होता है। एक तो आप ये देखेंगे कि NADPH का जनरेशन प्रोडक्शन होना और दूसरा ये राइबोस शुगर का फॉर्मेशन होना, ये ऑक्सीडेटिव पाथवे में होता है। जबकि नॉन ऑक्सीडेटिव पाथवेज जो होती है उसके अंदर वापस से पुनः ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जनरेट होगा जो ग्लाइकोलाइसिस में जा सकता है। तो आप इसको देखेंगे ऑक्सीडेटिव पाथवे को, तो चूँकि जैसे हमने बताया था कि ये स्टार्ट होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से बनता है 6 फॉस्फोग्लूकोनेट। चूँकि जब फर्स्ट इंटरमीडिएट जो बन रहा है इस पाथवे के अंदर वो फॉस्फोग्लूकोनेट है, इसलिए इसे फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे भी कहते हैं। फिर फॉस्फोग्लूकोनेट से राइबोलोज 5 फॉस्फेट बनता है और इस स्टेप के अंदर, इन 2 स्टेप्स के अंदर रिड्यूसिंग पावर्स जनरेट हो रही है NADPH के फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं जो पहला NADPH यहाँ पर जो बन रहा है वो ग्लूटाथियोन को रिड्यूस करने में काम आ रहा है। GSS जो आप देख रहे हैं दैट इज ग्लूटाथियोन इन रिड्यूस्ड फॉर्म। इसकी क्या उपयोगिता है हम आगे देखेंगे। और जो दूसरा NADH यहाँ पर आपको बनता हुआ नज़र आ रहा है उस NADPH से फिर बाद में फैटी एसिड्स और स्टीरॉइड्स का निर्माण होता है। ठीक है, राइबोलोज 5 फॉस्फेट बना, राइबोलोज 5 फॉस्फेट वापस ट्रांस कीटोलेज या ट्रांस एंडोलेज स्टेप से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बना सकता है। वो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट वापस से ग्लाइकोलाइसिस में एंटर कर सकता है जिसको हम कह रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस। पर जब राइबोलोज 5 फॉस्फेट आगे राइबोस 5 फॉस्फेट बनाएगा तो राइबोस 5 फॉस्फेट आगे इसका बेनिफिट क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है कि ये न्यूक्लियोटाइड्स का निर्माण करेगा। दैट इज़ ये बनाएगा पायरिमिडीन्स और प्यूरिन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियोटाइड्स बनाएंगे। न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर क्या होता है, राइबोस शुगर होती है। तो इट मीन्स जितने भी आपके ट्राइफॉस्फेटेज हो गए, न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हो गए, चाहे वो ATP हो, GTP हो, CTP हो, UTP हो या डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट्स हों, चाहे वो DATP हो, DGTP हो, DCTP हो और DTTP, ये सब बिल्डिंग ब्लॉक्स है DNA के और RNA के। तो वो ये बायोसिंथेसिस करते हैं इस केस का। Now this slide is actually showing the location of pentose phosphate pathway या HMP shunt. So this slide is showing 3 different metabolic pathway. This green color is actually the cytoplasm and this is actually the mitochondria. So in cytoplasm, this one is the glycolysis, this one is the pentose phosphate pathway and this is actually the TCA cycle. So TCA cycle is operating in mitochondria, PPP pathway is operating in cytoplasm and glycolysis is also operating in cytoplasm. सो इट्स वेरी सिंपल। एग्ज़ाम में अगर आप जब लिखेंगे तो आपको बताना है HMP पाथवे क्या होता है। एक अल्टरनेटिव पाथवे है, ये एक ऐसा पाथवे जिसमें ना तो प्रोडक्शन हो रहा है ATP का, ना ही कंजप्शन हो रहा है और ये कहाँ पर ऑपरेट होता है ये इंपॉर्टेंट है। खास करके ऐसे टिश्यू जो लिपिड बायोसिंथेसिस में ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं, फैटी एसिड बायोसिंथेसिस में, स्टीरॉयड बायोसिंथेसिस के अंदर जहाँ हार्मोन्स बनते हैं जैसे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स एड्रिनल ग्लैंड से बनते हैं, टेस्टोस्टेरॉन टेस्टिस के अंदर बनता है। इसी तरीके से
जो अदर जो टिश्यूज हैं लीवर वगैरह यहाँ पर इनका HM ज़्यादा ऑपरेट करेगा। और बहुत सी सिंपल है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से शुरू होता है, फॉस्फोग्लूकोनेट बनता है, राइबोस 5 फॉस्फेट बनेगा, राइबोस 5 फॉस्फेट राइबोस 5 फॉस्फेट बनेगा और राइबोस 5 फॉस्फेट से राइबोस शुगर का निर्माण होता है। और जो बीच में रिड्यूसिंग पावर्स NADPH के फॉर्म में बनती है वो आगे चल करके कई सारे डिफरेंट प्रोसेस इसके अंदर काम करती है, खास करके फैटी एसिड बायोसिंथेसिस तो ही है, इसके अलावा भी और भी कई कार्य NADPH के माध्यम से किए जाते हैं जो हम इस अब आने वाले इस टॉपिक के अंदर स्टडी करेंगे। तो द सिग्निफिकेंस ऑफ HM पेशेंट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट एंड आई विल फोकस ऑन दिस पार्ट। नाउ HM पेशेंट इज़ नोन फॉर प्रोड्यूसिंग टू इम्पॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। वन इज पेंटोज शुगर, कैसे बनेगी, राइबोस 5 फॉस्फेट, एंड सेकेंड इज NADPH, and these are needed for biosynthetic reactions and other functions। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि पेंटोज शुगर्स कहाँ काम आ रही है और NADPH कहाँ काम आ रही है। तो पहले हम देखेंगे सिग्निफिकेंस ऑफ पेंटोज। सो इन HM पेशेंट हेक्सोस are actually converted into pentoses and that is राइबोस 5 फॉस्फेट। तो हेक्सोस और व्हाट, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो था ग्लूकोज वो एक हेक्सोस शुगर ही था, तो उसको अल्टीमेटली धीरे धीरे पेंटोज शुगर में कन्वर्ट किया गया और यही राइबोस 5 फॉस्फेट से आगे चल करके राइबोस शुगर बनती है और वो राइबोस शुगर फिर DNA या RNA निर्माण में काम आती है। So they are used in the synthesis of nucleic acids and many nucleotides such as ATP, NAD, FAD and coenzyme A। इसके अलावा भी न्यूक्लिक एसिड्स के अलावा भी जैसे कि NAD, FAD और coenzyme A के निर्माण में भी ये काम आते हैं। और आप जानते हैं NAD और FAD कई इंपॉर्टेंट coenzymes हैं जो कि NADH बनाते हैं, FADH बनाते हैं, coenzyme A एसिल coenzyme A बनाता है। तो ये एक काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल है राइबोस का। इस स्लाइड के अंदर आप देख सकते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोस 5 फॉस्फेट। राइबोस जो कि एक पेंटोज शुगर है और ये एक एल्डोज शुगर है और इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी जो 5 प्राइम कार्बन है उससे एक फॉस्फेट ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पर। सो ये C5 पोजीशन है, कार्बन नंबर 5 दिस वन, और इससे ये फॉस्फेट ग्रुप यहाँ पर अटैच्ड है। एंड बिकॉज राइबोस क्यों है, क्योंकि जो कार्बन नंबर 2 है, ये कार्बन नंबर 2 यहाँ पर इस कार्बन नंबर 2 से इससे OH एंड अटैच्ड है, तो इट इज़ राइबोस। अगर यहाँ पर सिंपली H होता इस कार्बन नंबर 2 पर तो ये डीऑक्सीरिबोस शुगर कहलाती फिर। अब हम आएंगे सिग्निफिकेंस ऑफ NADPH। इसके कई सारी सिग्निफिकेंस है, NADPH की बहुत इम्पॉर्टेंस है। तो फर्स्ट सबसे पहले हम बात करें तो NADPH इज़ रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्टिव बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टीरॉइड्स। हैंस HMP shunt is active in cells, active in lipogenesis, that is liver cell, adrenal gland cells, mammary gland cells, cells of gonads and RBCs। चूँकि NADPH का एक सबसे महत्वपूर्ण यूज़ जो है वह फैटी एसिड बायोसिंथेसिस और स्टीरॉयड बायोसिंथेसिस में होता है, क्योंकि ये बायोसिंथेटिक प्रोसेस चाहे फैटी एसिड का हो चाहे स्टीरॉयड्स का, वो एक तरीके से एनाबॉलिक प्रोसेस है। और एनाबॉलिक प्रोसेस में ATP के साथ साथ, ATP तो चाहिए, उसके साथ साथ रिड्यूसिंग पावर्स भी चाहिए जो उनको हाइड्रोजन दे सके, ठीक है। तो इसके लिए यहाँ पर हाइड्रोजन डोनर का जो काम करेगा वो NADH नहीं करके NADPH करता है। NADPH का प्रोडक्शन HMP शंट से होता है। तो एक तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन तो यही हो गया इनका। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर ऑफ फैटी एसिड्स एंड स्टीरॉयड्स, ये हम अपनी लिपिड्स क्लास के अंदर हम पढ़ चुके हैं डिटेल के अंदर बहुत फैटी एसिड का स्ट्रक्चर कैसा होता है। दे आर एक्चुअली लीनियर हाइड्रोकार्बन चेन है, जबकि ये साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं स्टीरॉयड्स। दे हैव हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है उनके साथ में अटैच होता है, तो हम उनको स्टीरोल्स भी कहते हैं। द कॉमन स्टीरोल्स आर एक्चुअली कोलेस्ट्रॉल, स्टिग्मास्टेरॉल, अर्गेस्टेरॉल। So
वो तो था पहला इसका मुख्य कार्य। अब जो दूसरा इसका जो इम्पोर्टेंट फंक्शन है NADPH का, वह ये है कि NADH इज़ आल्सो यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ सर्टेन एमिनो एसिड्स इन्वॉल्विंग द एंजाइम ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस। कहने का मतलब ये है कि कुछ एमिनो एसिड्स का निर्माण होता है जो कि नॉन एसेंशियल एमिनो एसिड है, जैसे कि ग्लूटामेट। यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ग्लूटामेट जो है, ये जो अमीनो एसिड है, इसका सिंथेसिस किससे हो रहा है? अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट से। और ये अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट क्या बना रहा है? ग्लूटामेट बना रहा है। और ये कौन सा एंजाइम कैटलाइज कर रहा है इसको? ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेस इसको कैटलाइज कर रहा है। और जब अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट से ग्लूटामेट बनेगा तो रिड्यूसिंग पावर की आवश्यकता होगी, और वो रिड्यूसिंग पावर किस स्वरूप में होगी? NADPH2। तो यह NADPH2 NAD के अंदर ऑक्सीडाइज होगी, और ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ पर अल्फ़ा कीटो ग्लूट्रेट को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, तो इससे ग्लूटामेट बना। तो एक इम्पॉर्टेंट आप दूसरा फंक्शन इसका मेंशन कर सकते हो, क्या? कि सिंथेसिस ऑफ एमिनो एसिड्स, जहाँ पर ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क कर रहा है। और ऑब्वियसली जब ग्लूटामेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम वर्क कर रहा है, डिहाइड्रोजिनेज मतलब ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस होती है, तो वो ग्लूटामेट अमीनो एसिड के बायोसिंथेसिस में काम कर रहा है। तो ये एक तरह से NADPH2 ग्लूटामेट अमीनो एसिड के बायोसिंथेसिस में भी आवश्यक होता है। फिर तीसरा इसका बहुत महत्वपूर्ण रूल देखें तो हम कह सकते हैं, जो टाइटल यहाँ पर दिया गया थर्ड जो एक इम्पॉर्टेंट है, फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग। फ्री रेडिकल मतलब ये हो गया ऐसे आयंस जो कि जिनका प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बैलेंस डिस्टर्ब हो चुका हो। ठीक है, इसलिए वो आयनिक फॉर्म के अंदर होते हैं, और आयनिक फॉर्म में भी ऐसे होते हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो। तो ऐसे आयंस को, जो कि आयंस कैसे होंगे? या तो पॉजिटिवली चार्ज होंगे या नेगेटिवली चार्ज होते हैं। और बेसिकली सेल के अंदर ये ऑब्जर्व किया गया है कि कुछ आयंस, खास करके नेगेटिवली चार्ज आयन, जैसे कि सुपर ऑक्साइड या हाइड्रोजन परऑक्साइड। जो सुपर ऑक्साइड जो होता है वो होता है O2 नेगेटिव, है ना। तो दिस O2 नेगेटिव इज कॉल्ड एज सुपर ऑक्साइड। दिस सुपर ऑक्साइड इज हाईली रिएक्टिव, और ये कंटिन्यूसली सेल में प्रोड्यूस होता है, क्योंकि वाटर H2O है, ऑक्सीजन से मिल करके H2O2 बन सकता है, और वो हाइड्रोजन परऑक्साइड जो है वो अल्टीमेटली बाद में फ्री रेडिकल के फॉर्म में O2 नेगेटिव लिबरेट कर सकता है, और वो उसके पास इतनी एनर्जी है कि वो कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर सकता हो। इट मीन्स इट कैन ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ DNA, दैट इज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड ऑफ DNA. इट कैन ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ प्रोटीन, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड्स. इट कैन ब्रेक द कोवलेंट बॉन्ड ऑफ फैटी एसिड्स एंड अदर बायोमॉलिक्यूल्स. तो जब इम्पॉर्टेंट मॉलिक्यूल्स जो अपनी पॉलीमरिक फॉर्म में है, अगर उनको तोड़ देंगे तो ऑब्वियसली उन मॉलिक्यूल्स का फंक्शन ख़त्म हो जाएगा, और ये सेल के लिए बहुत ही ज़्यादा फैटल हो सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि उन फ्री रेडिकल्स को तुरंत ही लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया जाए, या उनको इनएक्टिवेट कर दिया जाए। तो हर सेल के अंदर एक ऐसा सिस्टम होता है जो कि फ्री रेडिकल स्कैवेंजिंग का काम होता है, और उसको हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम ऑफ द सेल, है ना। एंड दिस एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम के अंदर कुछ रिएक्शंस होती है, उस रिएक्शन को हम कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस। और उन एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस जो हैं इन फ्री रेडिकल्स को उनको इनएक्टिवेट कर देती है, और उस एंटीऑक्सीडेंट रिएक्शंस के अंदर जो काम करने वाले एंजाइम्स हैं, बेसिकली उनका नाम यहाँ दिया गया है, और वो है SOD. SOD का मतलब हो गया सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, POD परऑक्सीडाइज डिसम्यूटेज, एंड
ग्लूटाथियोन रिडक्टेज। तो कहना मतलब है कि जो सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज एंजाइम है, परऑक्सीडेज डिसम्यूटेज एंजाइम है, और ये जो ग्लूटाथियोन रिडक्टेज एंजाइम जो है, ये सेल्स के एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम्स हैं। और ये जो एंजाइम्स हैं, इनका मुख्य काम क्या है, जो है फ्री रेडिकल्स को इनएक्टिवेट करना। और इसमें एक इम्पॉर्टेंट स्टेप होती है एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम के अंदर कि ग्लूटाथियोन जनरेट करना, रिड्यूस्ड फॉर्म के अंदर रिड्यूस्ड GSH जनरेट करना। और वो जनरेट तभी होगी जब NADPH होगा। तो NADPH की उपस्थिति में रिड्यूस्ड GSH जनरेट होगा, और तभी जाकर रिड्यूस GSH जब जनरेट होगा तभी जाकर एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम वर्क कर सकता है। तो हम देखते हैं किस तरीके से ये कार्य करता है। तो ये एक सिंपल रिएक्शन है, ठीक है, जो बता रही है किस तरीके से एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम काम करता है। तो सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया है, जस्ट टोल्ड यू that PPP pathway, that is pentose phosphate pathway, is responsible for production of NADPH, and this NADPH is utilized to produce GSH. This is GSH. GSH means glutathione in reduced form. कैसे कि जो GSSG जो है, जो कि ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म में है, वह NADPH से हाइड्रोजन लेगा यहाँ से, और NADPH तो कन्वर्ट हो गया NADP के अंदर, और इसका जो हाइड्रोजन है H, अब वो कहाँ आ गया, इस GSH के पास। अब GSH इज कैपेबल टू रिएक्ट विद H2O2। अब ये जो H2O2 है, ठीक है, दिस इज हाइड्रोजन परऑक्साइड, क्योंकि ये खतरनाक मॉलिक्यूल है। ये सुपर ऑक्साइड्स आयन जनरेट कर सकता है। तो इसी को वाटर में कन्वर्ट कर दिया जाए, या इसको, ताकि ये, एंड वाटर इज़ नॉट एक तरह से देखा जाए तो इट इज़ नॉट लीथल मॉलिक्यूल। तो इसके लिए ज़रूरी होती है कि H2O2 का रिएक्शन कराया जाए ग्लूटाथियोन से, जो कि रिड्यूस फॉर्म होना चाहिए। एंड दैट वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम नॉन एज ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज। तो ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज के सबस्ट्रेट्स क्या हो गए, हाइड्रोजन परऑक्साइड और GSH। और जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, वाटर सिंथेसिस हो जाएगा। एंड वाटर इज़ नॉट अ लीथल मॉलिक्यूल। तो एक लीथल मॉलिक्यूल जो जनरेट हुआ था सेल में, जो कि सुपर ऑक्साइड आयन को जनरेट कर सकता था H2O2, उसको हमने लेस टॉक्सिक फॉर्म में या बिल्कुल ही वाटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। एंड वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि ये कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आया गया कि जो ग्लूटाथियोन परऑक्सीडेज एंजाइम जो है, वह एक मेटलो एंजाइम है, और उस मेटलो एंजाइम के अंदर जो है मेटल है, दैट इज सेलेनियम। SE here stands for selenium. So selenium is important in catalyzing this particular reaction. So this is what the antioxidant reaction, which converts the hydrogen peroxide into water, and यहाँ पर NADPH की important role है। आगे बढ़ते हैं, अगला फंक्शन देखते हैं इसका। जो चौथा इम्पॉर्टेंट फंक्शन है वो है माइक्रोसोमल साइटोक्रोम P450 सिस्टम इन लीवर। हालांकि हर एक बॉडी सेल के अंदर, हर सेल के अंदर एक ये प्रोसेस तो होती है कि जिसमें कि सेल का जो एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम वर्क करता है, और पेरोक्सिसोम, जैसे मैंने इसमें बताना रह गया था कि पेरोक्सिसोम जो ऑर्गेनल है, इट इज़ रिलेटेड विद दिस एंटीऑक्सीडेंट सिस्टम इन सेल्स, पर्टिकुलरली इन केस ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पर जब हम बात करें तो लीवर जो है, लीवर भी कई सारे डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को कंप्लीट करता है। डिटॉक्सिफिकेशन खास करके ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन। ड्रग यहाँ पे मतलब हो गया कि ऐसा सब्सटेंस जो कि ह्यूमन ओरिजिन का ना हो, है ना, और कोई न्यूट्रिटिव वैल्यू नहीं है। तो जैसे हम कई सारे ड्रग्स लेते हैं, हम, है ना, कई सारे हम फूड एडिटिव्स लेते हैं, जैसे पिगमेंट्स भी हो गए हैं या इस तरीके से, तो ये भी एक तरीके से ऐसे सब्सटेंस है जिनको कैटाबलाइज करना बहुत ही मुश्किल होता है, और अगर वो बॉडी में ज़्यादा समय तक रहेंगे तो वो टॉक्सिक
उनकी टॉक्सिसिटी जो है वो इफ़ेक्ट कर सकती है। तो हम लिवर का क्या काम है कि ऐसे जितने भी ड्रग्स हैं जो जिनको हम जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं, है ना। जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस जो होते हैं, जीनोबायोटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो कि बॉडी का पार्ट नहीं है, और ये जो सब्सटेंसेस होते हैं पर्टिकुलरली इनको डिटॉक्सिफिकेशन करना ज़रूरी होता है। So detoxification actually involves series of biochemical reactions occurring in the body to convert the foreign compounds, and that foreign compound is the xenobiotic compound, which is oftenly toxic, into a non-toxic or less toxic form, so that it can be easily excreted. और इस डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस के अंदर NADPH की बहुत इम्पॉर्टेंट भूमिका होती है, और ख़ास करके एक इसके अंदर होता है हाइड्रोक्साइलेशन, क्योंकि ये जो सब्सटेंसेस होते हैं, जीनोबायोटिक कंपाउंड्स जो होते हैं, जो कि फॉरेन सब्सटेंसेस होते हैं, वो इतने आसानी से सॉल्युबल नहीं होते हैं। तो जीनोबायोटिक जो कंपाउंड्स का जो मेटाबॉलिज्म है, जिसे हम डिटॉक्सिफिकेशन भी कहते हैं, ऑफ ड्रग्स भी कहते हैं, जो कि लीवर के अंदर होती है, और लीवर में भी माइक्रोजोम है ना, और माइक्रोजोम के अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है, एंजाइम कॉम्प्लेक्स। उस एंजाइम कॉम्प्लेक्स को हमने कलेक्टिवली नाम दिया साइटोक्रोम P450 सिस्टम। इसमें कई सारे एंजाइम्स होते हैं, क्योंकि इनके अंदर आयरन इनसे अटैच्ड होता है, इसलिए इनको कलेक्टिवली हम साइटोक्रोम कहते हैं। तो ये उनका काम क्या है, उनके अंदर दो प्रकार की, दो फेजेस में रिएक्शंस होती है। जो डिटॉक्सिफिकेशन रिएक्शंस होती है वो 2 फेजेस के अंदर होती है, फेज़ 1 एंड फेज़ 2। फेज़ 1 के अंदर जो जीनोबायोटिक कंपाउंड्स हैं उनको ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस के माध्यम से या हाइड्रोक्साइलेशन के माध्यम से हम उन्हें एक फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर भेजते हैं। और फेज़ 2 रिएक्शन के अंदर जो होता है उसको कॉन्जुगेशन की सहायता से, मतलब उनमें कुछ ना कुछ ऐसे ग्रुप्स लगाए जाएंगे, जो हाइड्रोक्साइलेशन भी हो सकता है इसके अंदर, कि एक ऐसे ग्रुप लगा करके उन सब्सटेंसेस को हम थोड़ा सा सॉल्युबल फॉर्म में बना देते हैं। और फिर जब वो सॉल्युबल होते हैं तो वाटर के में सॉल्युबल होने से आसानी से हम उन्हें किडनी के माध्यम से, यूरिन से एक्सक्रीट कर सकते हैं। तो देखते हैं, थोड़ा सा हम ओवरव्यू देखेंगे इस चीज़ का, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का देखेंगे यहाँ पर। सो दिस इज़ अबाउट द हिपेटिक माइक्रोसोम। हिपेटिक माइक्रोसोम मीन्स लिवर के अंदर जो माइक्रोसोम है, हाउ इट इज़ इन्वॉल्व इन द सच टाइप ऑफ डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। द साइटोक्रोम P450 system is a group of enzyme that controls the concentration of many endogenous substances and drugs. These enzymes are mainly found in liver and gut. The cytochrome P4450 system is comprised of about 40 to 50 different enzymes. They are actually isoenzymes. Each isoenzyme is derived from the expression of an individual gene, means each enzyme is expressed by its own individual gene. Originally, the system was identified as a pigment in hepatic microsome. So this is what about जो मैंने बताया था जीनोबायोटिक्स। जीनोबायोटिक्स एक ऐसी एक अलग ही यूनिक ही मेडिकल बायोलॉजी के अंदर हम बात करें, खास करके फार्मास्यूटिकल बायोलॉजी की बात करें तो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक अपन कह सकते हैं टॉपिक है। एंड जीनोबायोटिक्स आर एक्चुअली द कंपाउंड दैट इज़ फॉरेन टू द बॉडी। जीनोबायोटिक मतलब जो अपनी बॉडी का नहीं है, इट इज़ अ नॉन सेल्फ कंपोनेंट कह सकते हैं, इज़ अ केमिकल which is found in an organism but which is not normally produced or expected to be present in the body. Like it may be a pigment, it may be a drug, it may be a food additive, it may be a pollutant, it may be a toxic substance जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर गया है। अब हमें क्या करना है, मेटाबॉलिक प्रोसेस से मोस्ट ऑफ दिस कंपाउंड आर सब्जेक्ट टू मेटाबॉलिज्म इन ह्यूमन बॉडी, क्योंकि मेटाबॉलिज्म में जाना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो जीनोबायोटिक कंपाउंड्स हैं, जैसे मान लिया सपोज ये, इन जीनोबायोटिक कंपाउंड्स के टॉक्सिक इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना है, इसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट करके इससे बॉडी से सिक्रेट करना है। तो इसके लिए दो फेज़ की रिएक्शन होगी। एक तो होगी ये फेज़ 1 रिएक्शन,
ये रही। और दोनों ही फेजेस के अंदर ऑब्वियसली एंजाइम्स इन्वॉल्व होंगे और एक होगी फेज 2 रिएक्शन। तो फेज 1 रिएक्शन के अंदर सबसे पहले ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड्स के अंदर थोड़ी सी हम पोलरिटी उनके अंदर डेवलप करेंगे, है ना, जैसे ऑक्सीडेशन हो गया, रिडक्शन हो गया, इस टाइप की प्रोसेस से हम उनके अंदर पोलरिटी जनरेट करेंगे। फिर फेज़ 2 के अंदर हम उनके अंदर कुछ ना कुछ सब्सटेंस ऐड करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे, है ना, ये लिखा हुआ है कॉन्जुगेशन, कॉन्जुगेट विद हाइड्रोफिलिक मॉलिक्यूल्स। तो जैसे ये ब्राउन कलर के अंदर सबसे पहले ये एक ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड था, उसके अंदर थोड़ी सी हमने पोलरिटी जनरेट करी। पोलरिटी जनरेट करने के बाद अब हमने उनके अंदर कुछ कॉन्जुगेट्स अटैच कर दिए। ये कॉन्जुगेट्स जो हैं, हो सकता है OH हो, जैसे हाइड्रोक्साइलेशन हो गया फॉर एग्जांपल, ये इनको क्या है कि पोलर बना देगा और ये आसानी से हाइड्रोफिलिक नेचर के होंगे और पानी में घुल जाएंगे और फिर इनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। इस तरीके से हम एक टॉक्सिक सब्सटेंस को, एक ज़ीनोबायोटिक जो कंपाउंड है उसको 2 फेज रिएक्शंस के अंदर हम एक्सक्रीट कर सकते हैं और यही एक्चुअली ज़ीनोबायोटिक्स कहलाती है। ये थोड़ा आपको और क्लियर समझाएगा कि किस तरीके से ये ज़ीनोबायोटिक्स ऑपरेट करती हैं अलग अलग फेजेस के अंदर। सो फॉर एग्जांपल दिस इज़ द ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड, दिस इज़ द फेज़ 1 रिएक्शन, जिसके अंदर हम उस जो ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड जो ज़्यादातर नॉन पोलर नेचर का होता है उसको हम ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, हाइड्रोलाइसिस, इस प्रकार की जो रिएक्शंस होती हैं इनमें भी अलग अलग एंजाइम्स होंगे, उससे हम इसको एक प्राइमरी मेटाबोलाइट में एक कन्वर्ट करते हैं, नॉट प्राइमरी मेटाबोलाइट, एक पोलर मेटाबोलाइट में इसको हम कन्वर्ट करेंगे और इस प्रोसेस के अंदर NADPH2 की आवश्यकता होती है। सो NADPH इज रिक्वायर्ड इन फेज 1 रिएक्शंस ऑफ ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड, सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और खास करके ये प्रोसेस कहाँ हो रहा है? लिवर के अंदर। अब फेज 2 रिएक्शन के अंदर कॉन्जुगेशन हो रहा है। कॉन्जुगेशन मतलब कुछ ना कुछ चीज़ अटैच की जा रही है जिससे इसकी पोलरिटी और सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई। अब जब ये पोलरिटी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो गई तो आसानी से इसको किडनी में इसको भेजा जा सकता है और किडनी से इसको थ्रू यूरिन एक्सक्रीट कराया जा सकता है। तो इस तरीके से हम उसको लेस टॉक्सिक फॉर्म में, सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करके ज़ीनोबायोटिक कंपाउंड को हम बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर दिया जाता है। इसके बाद जो 5वां इसका और इम्पॉर्टेंट रोल है NADPH का, वो है फैगोसाइटोसिस। Phagocytosis is the engulfment of foreign particles including microorganism carried out by WBCs. The process requires the supply of NADPH. तो यहाँ पर हम बात करें जो बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज्म है उसके अंदर जब बैक्टीरिया वगैरह इन्फेक्शन हो जाता है तो किस उन बैक्टीरियाज को, उन माइक्रोब्स को बॉडी की जो WBCs हैं, खास करके जो मेन फैगोसाइटोटिक सेल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं और न्यूट्रोफिल्स हैं, मेनली मैक्रोफेजेस जो है वो उनको फैगोसाइटोसिस के माध्यम से उनको एंगल्फ करती है, उन इन्वेडर्स को, उन एंटीजन्स को, उन माइक्रोब्स को, और वो किस तरीके से उनको अपने अंदर ख़त्म करती है। एक्चुअली वो एक रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है ना। और ये जो प्रोसेस है इसमें ऑक्सीजन डिपेंडेंट होता है, इंक्लूड्स MPO सिस्टम। MPO system means myeloperoxidase system, and it involves also an enzyme known as NADPH oxidase enzyme. तो यहाँ पर ये जो NADPH oxidase enzyme है, यहाँ पर NADPH की रिक्वायरमेंट होगी, और ये जो MPO सिस्टम है, ये दोनों NADPH oxidase और MPO सिस्टम दोनों ही उस माइक्रोब को डिस्ट्रॉय कर देगा। लेट्स सी कैसे होता है। सो ऑक्सीजन डिपेंडेंट सिस्टम में क्या होता है कि जैसे ही WBC ने वाइट ब्लड सेल, जैसे अब वाइट ब्लड सेल को डायरेक्टली जो WBC है वो जरूरी नहीं कि डायरेक्टली उसको ब्लड स्ट्रीम के अंदर एंगल्फ कर लें। कई बार क्या होता है, एंटीबॉडीज़ जो होते हैं वो एंटीबॉडीज़ बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, वो उनको पकड़ लेते हैं, उनसे बाइंड हो जाते हैं, तो उनकी मोबिलिटी को रोक लेते हैं, और फिर वो एंटीबॉडीज़ WBC से बाइंड हो जाते हैं और रिसेप्टर मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस से अंदर जाएंगे, इंटरलाइजेशन होगा, साथ साथ माइक्रोब भी और बैक्टीरिया भी अंदर एंटर होगा। और ऑक्सीजन डिपेंडेंट मैकेनिज्म में जो एंजाइम्स जनरली काम करते हैं वो हैं एक तो NADPH ऑक्सीडेज और
माइलो पेरोक्सीडेज। इन दोनों का मोटिव क्या है? कुल मिला के उस बैक्टीरिया को उसको ख़त्म करना है। कैसे ख़त्म करना है? कुल मिला के सुपर ऑक्साइड आयन के फॉर्म में, या जो हाइड्रोजन इस तरीके से सुपर ऑक्साइड आयन हम जब रिलीज़ कर देंगे सेल के अंदर WBC, तो अपने आप ही एक तरह का रेस्पिरेटरी बर्स्ट हो जाएगा, और वो क्या करेगा कि उस बैक्टीरियल सेल को ख़त्म कर सकते हैं, क्योंकि दिस आयन हैज़ द फ्री रेडिकल्स हैज़ पावर टू डिस्ट्रॉय द पेप्टाइड बॉन्ड, इट हैज़ पावर टू डिस्ट्रॉय द फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड, द ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड। तो इस तरीके से उसको ख़त्म कर सकते हैं। जैसे कि आप इसमें देखेंगे किस तरीके से ये रेस्पिरेटरी बर्स्ट होता है। सपोज ये एंटीबॉडी ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं तो बैक्टीरिया में, और ब्राउन कलर के अंदर वो है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी का इंटरलाइजेशन हुआ, ये इंटरलाइजेशन दिख रहा है इस एंटीबॉडी और एंटीजन का, ठीक है। और फिर जब इसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट होगा तो सबसे पहले NADPH ऑक्सीडेज जो है वो NADPH की सहायता से ऑक्सीजन को कन्वर्ट कर देगा O2 नेगेटिव के अंदर। ये O2 नेगेटिव सुपर ऑक्साइड, और O2 नेगेटिव स्पॉन्टेनियसली हाइड्रोजन पेरोक्साइड बना सकता है, और इस हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फिर माइलो पेरोक्सीडेज एंजाइम जो है वो HOCl में कन्वर्ट कर देगा। हाइड्रोक्सिल आयन में प्लस क्लोराइड आयन के अंदर कन्वर्ट कर देगा OCl और ये OH आयन्स में। तो कुल मिला के चाहे सुपर ऑक्साइड आयन हो या हाइड्रोक्सिल आयन हो या OCl हैं, ये तीनों ही टाइप के जो रेडिकल्स हैं ये उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। थोड़ा और इसके अंदर क्लियर दिख रहा है कि सबसे पहले टू इम्पॉर्टेंट एंजाइम्स है ना, जैसे हमने कहा था, एक तो NADPH ऑक्सीडेज और एक दूसरा पर्टिकुलरली ये दिस माइलो पेरोक्सीडेज एंजाइम। सो फर्स्ट NADPH ऑक्सीडेज क्या करेगा? ऑक्सीजन को सुपर ऑक्साइड आयन में कन्वर्ट करेगा, और यहाँ पर NADPH की आवश्यकता होती है जो कि कहाँ से आ रही है? HMP शंट से आ रही है। फिर अब ये जो सुपर ऑक्साइड आयन है ये डायरेक्टली उस बैक्टीरिया को ख़त्म कर सकता है, साथ साथ में सुपर ऑक्साइड को हाइड्रोजन पेरोक्साइड में कन्वर्ट किया सकता है, और हाइड्रोजन पेरोक्साइड को फिर माइलो पेरोक्सीडेज कन्वर्ट कर देगा हाइपोक्लोराइड में, या फ्री रेडिकल हाइड्रोक्सिल रेडिकल के अंदर, या और ये हाइपोक्लोराइड है। तो कुल मिलाकर चाहे हाइड्रोक्सिल हो, हाइपोक्लोराइड हो या फ्री रेडिकल हो, ये तीनों जो हैं उस बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, और इस तरीके से ये सिस्टम वर्क करता है। सो हमने देखा आज की क्लास के अंदर कि किस तरीके से HMP शंट जो है, जो राइबोस शुगर और NADPH जनरेट करता है। राइबोस शुगर एक इम्पॉर्टेंट प्रिकर्सर है, ख़ास करके जितने भी आपके न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेटेज हों या डीऑक्सी न्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट हैं, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं DNA और RNA के, साथ साथ NAD हैं, FAD हैं, या कोएंजाइम के प्रिकर्सर मॉलिक्यूल की तरह भी वर्क करता है। और जो NADPH मॉलिक्यूल है उसके कई सारे हमने फंक्शंस देख लिए हैं, चाहे वो फैटी एसिड बायोसिंथेसिस हो, स्टीरॉयड बायोसिंथेसिस हो, या जो स्केवेंजिंग ऑफ फ्री रेडिकल्स से रिलेटेड हमने देखा, या ग्लूटामेट बायोसिंथेसिस से रिलेटेड फंक्शन हमने उसके देखे हैं, या जीनोबायोटिक किस तरह से ड्रग डिटॉक्सिफिकेशन में भी इन्वॉल्व होता है, या फिर WBCs किस तरीके से फैगोसाइटोसिस करती हैं। सो दे आर वेरियस डिफरेंट डाइवर्स टाइप ऑफ फंक्शंस परफॉर्म इन विच NADPH आर रिक्वायर्ड, एंड इसलिए इनकी जो लोकेशन है HMP शंट की खास करके कुछ स्पेसिफिक सेल्स के अंदर होती है। लिवर है, मेमोरी ग्लैंड सेल्स हैं, गोनाड सेल्स हैं, और एड्रिनल कॉर्टेक्स सेल्स हैं, जहाँ पर ये NADPH और उनसे रिलेटेड प्रोसेस की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती हैं, और इसका जो लोकेशन है वो साइटोप्लाज्म में है। सो इट्स ऑल अबाउट HMP पाथवे। और इस यूनिट के अंदर आपका एक लास्ट जो सेलुलर रेस्पिरेशन जो प्रोसेस जो यूनिट चल रही है उसका एक लास्ट टॉपिक रह जाता है, अल्टरनेटिव जो ऑक्सीडेशन सिस्टम जो है उसको हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स।